हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं सुरेश है जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों आज हमने सोचा है कि दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट, तो दिल्ली पुलिस पर हमने प्रैक्टिस सेट बनाने की वीडियो सोचा, तो मैंने सोचा उसको बनाया जाए। तो बाकी हमारे वीडियो लाइव क्लास भी चल रही है। कल हमारा पहला क्लास था लाइव क्लास का, तो लाइव क्लास हमने दिया था दिल्ली पुलिस पर, तो वीडियो भी हम लेकर आ रहे हैं क्योंकि वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है और दोस्तों आरपीएफ की भी है, यूपी पुलिस की भी है। तो इसी पर्पज़ से हमने प्रैक्टिस सेट बनाने के लिए सोचा है। तो दोस्तों जो बच्चे हमारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं या जो नए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अगर वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों, लाइक ना किए हों, तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अब बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं हमारा जो प्रैक्टिस सेट है आज का, दिल्ली पुलिस जनरल स्टडी। तो प्रैक्टिस सेट है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन ये आयोजित किया गया था। तो कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राज़ील, कनाडा, उरुग्वे, दक्षिणी अफ्रीका। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि 1992 में रियो डी जेनेरियो में, तो दोस्तों रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पड़ता है? तो ब्राज़ील पड़ता है दोस्तों। तो हमारा आंसर कहाँ जाएगा? ब्राज़ील जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में हम आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? लकड़ी दिया है, पवन दिया है, यूरेनियम दिया है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पहले हम आपको बता दें जीवाश्म ईंधन क्या होता। तो जीवाश्म ईंधन ये होता है कि जैसे पुराने समय में कोई चीज़ें होती है जो हम ये कह सकते हैं कि पुराने समय में एक प्रकार का जो जीवाश्म था पृथ्वी के अंदर, तो जीवाश्म कहलाता है। तो इनमें से कोई भी नहीं होगा भाई, ना तो लकड़ी होगी, ना पवन होगा, ना यूरेनियम होगी। तो जीवाश्म में जैसे आपने देखा होगा कि कोयला है या और उस तरह के जो पदार्थ हैं तो जीवाश्म में आते हैं। तो इनमें से कोई नहीं आंसर जाएगा भाई, तो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं। तो अगला प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोकसभा के संसद सदस्य के रूप में दूसरा सर्वाधिक प्रतिनिधि है? तो भारत के किस राज्य में लोकसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि हैं दोस्तों? तो हम आपके पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि कितनी सीटें किसकी है। अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में कितनी सीटें हैं दोस्तों? 42 सीटें हैं। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 40 है। अगर आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं दोस्तों। अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में आपके 48 सीटें हैं। तो ये जो ऑप्शन दिया है ये सारी सीटें मैंने लिख दिया है। तो दोस्तों अगर हम इनके आधार पे चलते हैं तो 48 सीटें ये आपका महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र जो है दूसरे नंबर पे आता है। अगर हम प्रथम नंबर की बात करते हैं तो प्रथम नंबर में हमारा आता है यूपी। तो यूपी में दोस्तों लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो यूपी की अगर हम बात करते हैं तो 80 सीटें हैं। यहाँ दूसरा पूछ रहा है कि यहाँ हमारा क्या जाएगा? 48 यानी महाराष्ट्र जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम आते हैं बच्चों। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारतीय भाषाओं की मान्यता से संबंधित है? तो भारतीय मान्यता से संबंधित है दोस्तों, तो 7वीं दिया है, 8वीं दिया है, 5वीं और 6वीं। तो यह हमारा आंसर जाएगा दोस्तों 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में
मान्यता प्राप्त कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषा का उल्लेख किया गया। तो 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषा का उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन में आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आता है जनगणना 2011 के अनुसार। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति संख्या सर्वाधिक प्रतिशत अनुपात में सर्वाधिक है? तो अगर हम दोस्तों प्रतिशत अनुपात की अगर बात करते हैं तो जो हमारा ऑप्शन दिया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय दिया है या मिजोरम दिया। तो दोस्तों अगर हम अनुसूचित जनजातियों या जातियों की बात करते हैं तो सबसे अधिक हमारा क्या जाएगा? मध्य प्रदेश जाएगा। ठीक है भाई, तो मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति संख्या सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। अगला पॉइंट हमारा आता है दोस्तों कि मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध लड़ा गया। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि बाबर जब भारत आया था तो इसने बहुत सारे युद्ध लड़ा था। जैसे पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ। उसी तरह से दोस्तों 1527 में, तो 1527 में युद्ध लड़ा गया था। 1527 में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध दोस्तों किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया दोस्तों। तो बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध 1527 में दोस्तों लड़ा गया था। अगर हम 1526 की बात करते हैं तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद दोस्तों भारत में मुगल वंश की इन्होंने स्थापना की थी। ठीक है भाई, तो हमारा आ जाएगा आंसर 1527। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था और सैनिकों से लिए जाने वाले तगमा कर की समाप्ति भी की थी इसने। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं भाई। अगला क्वेश्चन हमारा आता है गांधी जी द्वारा, तो कहता है गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा प्रारंभ की गई। तो पहले हम आपको दोस्तों बता दें कि नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने 12 मार्च से 12 मार्च, तो दोस्तों 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल, तो 6 अप्रैल 1930 तक इन्होंने क्या किया? साबरमती से दांडी की यात्रा की दोस्तों। साबरमती से दांडी की यात्रा की। तो अगर हम बात करते हैं कि दोनों है तो गुजरात में दोस्तों। अगर हम बात करते हैं साबरमती कहाँ है, तो साबरमती आपका पड़ता है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद में दोस्तों। और दांडी पड़ता है कहाँ पर? भुज, तो भुज में दांडी आपका भुज में पड़ता है भाई, भुज, ये भुज में पड़ता है। तो गांधी जी ने, यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा भाई? 12 मार्च 1930। तो आंसर दोस्तों हमारा जा रहा है 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं भाई। कहता है स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो 4 ऑप्शन दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, BR अम्बेडकर या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो देखिए दोस्तों हम आपको बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। कहाँ की गई है? अहमदाबाद में, जिसको कहा जाता है
यूनिटी, ठीक है। तो यूनिटी के नाम से जाना जाता है, यूनिटी बोलते हैं हम लोग। तो अहमदाबाद में स्थापित है, ठीक है भाई। तो अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं भाई। अगर हम अंबेडकर की बात करते हैं दोस्तों, तो कानून मंत्री थे पहले। और अगर हम अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं दोस्तों, तो अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे दोस्तों। तो अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 11 नवंबर, तो 11 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो शिक्षा दिवस। तो शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है भाई। तो 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, अबुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है भाई, निम्नलिखित में से वर्ष 1967 से 69 की अवधि में भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? थोड़ा सा शब्दों का हो गया, राष्ट्रपति होना चाहिए, थोड़ा सा जा लिख गया। तो राष्ट्रपति रहे, कौन रहे भाई? एस राधा कृष्णन की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो एस राधा कृष्णन की अगर हम बात करते हैं भाई, तो एस राधा कृष्णन यहाँ तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। एस राधा कृष्णन का कार्यकाल क्या है भाई? तो 1962 से 65 तक रहे हैं। 1962 से 67, 1962 से 1967 तक रहे हैं एस राधा कृष्णन। अगर हम दोस्तों जाकिर हुसैन की बात करते हैं, तो 1967 से 1969 तक रहे। अगर हम बीबी गिरी की बात करते हैं दोस्तों, तो बीबी गिरी का कार्यकाल है 69 से 1969 से 1974, तो 1974 में रहे। अगर हम फखरुद्दीन अली अहमद की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 1974 से 77 था। तो ये इनका कार्यकाल है। तो यह हमारा जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आंसर दोस्तों हमारा जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि यहाँ 1967 से 1969 और 1967 से 1969 के दौरान डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं भाई, निम्नलिखित में से पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम क्या होता है भाई? तो पृथ्वी के दोस्तों घूर्णन का परिणाम क्या होता है? देखिए हम आपको बता दें कि यहाँ ऑप्शन दिया है कि ज्वार भाटा आता है, कोरियोलिस बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, या ग्रहण लगता है। तो देखिए अगर हम चर्चा करते हैं कि अगर जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी जिसको हम लोग बोलते हैं घूर्णन करना, तो घूर्णन करना मतलब है कि अपने अक्ष पर घूमती है। तो पृथ्वी जब अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। परिक्रमण या परिभ्रमण कहते हैं भाई। परिक्रमा जब सूर्य की चक्कर लगाती है तो परिक्रमा कहते हैं। तो पृथ्वी जब अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि कितने समय में लगाती है दोस्तों, तो 23 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड। तो 56 मिनट, ठीक है दोस्तों, 48 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। तो जब 53 घंटे 56 मिनट 48 सेकंड में एक चक्कर लगाती है, तो इस घूर्णन से क्या हो जाता है भाई? दिन और रात होती है, दिन और रात होती है दोस्तों। तो बल कौन सा लगता है, क्या होता है? आंसर यहाँ जाएगा 2, यानी कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल का प्रयोग करती है, क्या हमारा आंसर जाएगा कोरियोलिस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं जुड़ी है? तो दोस्तों हम आपको इसीलिए एटलस डाल दिया है कि पहले हम श्रीलंका को उठा लेते हैं। अगर हम दोस्तों श्रीलंका को उठा लेते हैं तो एटलस में श्रीलंका यहाँ है, अब बीच में हमारा समुद्र है, यानी भारत की सीमा जो है
ये भारत को टच नहीं करती है, क्योंकि नीचे का जो हिस्सा हमारा है वो हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर के बाद हमारा आता है, अब बीच में हमारा पड़ जाता है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी में दोस्तों हमारा पाक जल डमरू मध्य है। तो पाक जल डमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, यानी श्रीलंका जो है ये आपका भारत को टच नहीं करता है, समुद्री सीमा बीच में पड़ती है। अब हम आ जाते हैं दोस्तों भूटान। तो भूटान हमारा ये एरिया है। तो भूटान को इधर से अगर हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल छूता है, सिक्किम भी छूता है। अगर इस एरिया में हम आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश भी छूता है, और ये एरिया की हम बात करते हैं तो असम भी छूता है। यानी भूटान जो है सिक्किम, पश्चिम बंगाल और आपका असम और अरुणाचल प्रदेश को छूता है भूटान। तो भूटान कई राज्यों को छूता है। अगर म्यांमार की बात करते हैं दोस्तों, तो म्यांमार जो हमारा ये हिस्सा आता है, निचला हिस्सा हमारा म्यांमार है। तो म्यांमार की अगर हम दोस्तों बात कर लेते हैं तो इधर अरुणाचल प्रदेश छूता है, नागालैंड छूता है, मणिपुर छूता है, मिजोरम छूता है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर और मिजोरम ये कई राज्य छूते हैं म्यांमार को। अब हम आ जाते हैं बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश का ये हिस्सा हमारा है। तो बांग्लादेश को बंगाल भी छूता है, और इधर हम बढ़ते हैं तो ये हिस्सा हमारा त्रिपुरा छूता है। इधर हम आते हैं तो मेघालय छूता है, और मेघालय के बाद इधर मिजोरम छूता है भाई, ठीक है। और इधर हमारा असम भी छूता है, और तो कई राज्य छूते हैं दोस्तों आपको बांग्लादेश से। तो यहाँ पर श्रीलंका जो है ये आपका नहीं छूता, बाकी सभी राज्य छूते हैं दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? श्रीलंका जाएगा। तो अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तिब्बत में कहता है दोस्तों कि तिब्बत, तो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, तो क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और तिब्बत में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको तिब्बत में बोलते हैं सांगपो। तो तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है ब्रह्मपुत्र, जब ये अरुणाचल प्रदेश में जाती है भाई, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पहुंचती है, तो अरुणाचल प्रदेश में हम ब्रह्मपुत्रा नदी को क्या कहते हैं भाई? तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम बोलते हैं दिहांग। तो दिहांग कहते हैं, दिहांग कहते हैं दोस्तों। और यही जो ब्रह्मपुत्रा नदी अब ये बांग्लादेश में पहुंचती है, तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है दोस्तों, वहाँ से जमुना कहा जाता है, ठीक है भाई। तो और जा कर के आकर के ये गंगा में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और जब गंगा में मिलती है दोस्तों तो दोनों की जो संयुक्त जलधारा है, तो दोनों की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है दोस्तों। यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है, और दोनों के मुहाने पर एक सुंदरबन का डेल्टा का निर्माण होता है दोस्तों। तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा? सांगपो। बाकी ये सब ये वहाँ की जो नदियाँ हैं ये सहायक नदियाँ हैं दोनों तीनों। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। भारतीय मुद्रा के 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। बाकी अगर 1 रुपये के नोट को हम हटा देते हैं दोस्तों तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का होता है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। हमारा आंसर यहाँ चौथा जाएगा। अगला था सचिन तेंदुलकर। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर की जो स्टैचू है वो कहाँ बनाई जा रही है? तो 4 ऑप्शन दिया है। सरदार पटेल स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, वानखेड़े स्टेडियम या ईडन गार्डन स्टेडियम। तो दोस्तों मैं आपको बता दें कि वानखेड़े स्टेडियम बम्बई। तो वानखेड़े स्टेडियम बम्बई में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा लगाने के लिए बात चल रही है और घोषणा कर दी गई है। तो हमारा आंसर जाएगा वानखेड़े स्टेडियम।
ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन में हम आते हैं भाई, निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन दिया है कि अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर और नागालैंड। तो दोस्तों यहाँ उपराज्यपाल, तो यहाँ आंसर केवल एक ही जाएगा, दिल्ली। बाकी सब स्वतंत्र राज्य हैं और स्वतंत्र राज्यों में राज्यपाल होता है, ना कि उपराज्यपाल होता है। तो दोस्तों हमारा जाएगा आंसर क्या, दिल्ली जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है दोस्तों कि निम्नलिखित 4 राज्यों में से किसका भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो 4 राज्यों का, तो पहले हम आपको क्रम बता दें कि राजस्थान, मध्य प्रदेश लिख देते हैं दोस्तों। पहले पॉइंट में हमारा भारत का आता है राजस्थान, तो राजस्थान हो गया, ठीक, राजस्थान हो गया। दूसरे पे हमारा आ जाता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश आ जाता है भाई, मध्य प्रदेश। और तीसरे पे आता है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र आ गया। और चौथे पे दोस्तों हमारा आ जाता है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं तो क्रम अगर उठाते हैं तो यहाँ राजस्थान है नहीं, मध्य प्रदेश है नहीं, महाराष्ट्र है नहीं, यूपी आता है। तो हमारा आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भारत के राज्यों का क्षेत्रफल के दृष्टि से क्रम बैठाना, तो दोस्तों अगर क्रम बैठाने के लिए पूछता है तो ये हमने क्रम बैठा दिया है 4 राज्यों का। पहले आंध्र प्रदेश था, लेकिन जब तेलंगाना अलग हो गया, तेलंगाना कट गया, तो अब आंध्र प्रदेश पीछे हो गया और हमारा आ गया क्या, यूपी चौथे स्थान पर आ गया दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट पे हम आ जाते हैं भाई। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा तीसरा सर्वाधिक साक्षर राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है। तो तीसरे की हम बात करते हैं दोस्तों, कौन सा साक्षर या केंद्र शासित राज्य है। तो बिल्कुल, तो हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले पे कौन आता है। अगर हम पहले की बात करते हैं तो हमारा केरल है दोस्तों। तो केरल हमारा नंबर 1 पे है। यहाँ की साक्षरता दोस्तों 96.2% है। अब अगर हम सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि आप पूछ क्या रहा है, तीसरा पूछ रहा है, तो हम 3 लेके चलते हैं। अगर हम सेकंड पे आते हैं तो लक्षद्वीप आ जाता है। तो दोस्तों ये लक्षद्वीप आ जाता है। तो लक्षद्वीप की जो साक्षरता दर है वो 92.28% है। तो 92.28% है। अब तीसरे पे हमारा दोस्तों आ जाता है मिजोरम। तो दोस्तों मिजोरम आ जाता है। मिजोरम की जो साक्षरता है वो है 91.03%। तो तीसरे पे हमारा आता है मिजोरम दोस्तों। तो हम 3 क्रम लेके चलते हैं, केरल हो गया, लक्षद्वीप हो गया और हमारा आ जाता है मिजोरम। तो तीसरा हमारा स्थान है मिजोरम का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पारंपरिक ताप्त दीप्ति बल्ब में फिलामेंट तथा पारंपरिक ताप्त दीप्ति फिलामेंट किस धातु का बना होता है भाई। टंगस्टन, तांबा, लोहा या प्लेटिनम। तो यहाँ हमारा दोस्तों आंसर क्या जाएगा, क्योंकि फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। बिल्कुल। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। मार्शल आर्ट। तो मार्शल आर्ट मतलब दोस्तों क्या हो जाता है, यहाँ हो जाता है मुक्केबाजी। ठीक है भाई, मुक्केबाजी से है, मुक्केबाजी। जैसे अगर हम बात करते हैं, भारत की बात करते हैं दोस्तों, तो भारत में मणिपुर माना जाता है। उसी तरह से यहाँ अगर हम महाद्वीप की बात करते हैं दोस्तों, तो 4 ऑप्शन हमने दे दिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। तो यहाँ हमारा आंसर क्या जाएगा, अफ्रीका जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये जो चीज़ हम बता रहे हैं ये दिल्ली पुलिस में या अदर कंपटीशन में बहुत कारगर होता है, पूछा भी जाता है। तो इसलिए इसको ज़रूर आप लोग पढ़ते समय इसको नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन में हम आते हैं। असम में पारंपरिक घरों को
या स्टील पर क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है स्टील पर भाई? असम की बात चल रही है, तो असम क्या है दोस्तों, ये मालूम है ना कि असम जो है ये बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। तो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है, तो इसी को दृष्टिकोण में या ध्यान में रखते हुए ये चीज़ लगाया जाता है। तो क्रिस्टल क्यों बनाया जाता है? कहता है संदूषण का खतरा है, बाढ़ या वन्य जीवों का खतरा है, भारी सूखे का खतरा है, या अवस्था का खतरा है दोस्तों। तो हम आपको बता दें कि आंसर हमारा जाएगा बाढ़ और वन्य जीवों को खतरा को देखते हुए ऐसा किया गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि हमने 20-20 क्वेश्चन के वीडियो लेकर के हम आते रहेंगे। अगर वीडियो हमारी आप लोगों को पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा दोस्तों। तो हम इसी तरह से जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस का हो, चाहे उत्तर प्रदेश एसआई का हो, या आपका आरपीएफ आने वाला दोस्तों, तो आरपीएफ का हो, तो इस तरह के हम मॉडल पेपर एक हमारी टीम कलेक्शन कर रही क्वेश्चन को, इसी तरह से हम आपके पास भेजते रहेंगे दोस्तों। तो ज़रूर आप लोग सहयोग करिएगा, ठीक है भाई। तो चलिए अपने क्लास को ही समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।